हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है हीमोपोएटिक सिस्टम। इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट में अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पिछले क्लास में हमने फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लिया था, यानी ब्लड के क्या क्या कार्य थे। आज हम लोग कंपोजिशन पर बात करेंगे, यानी ब्लड के क्या क्या घटक हैं, ब्लड किस किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। और उसी में आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, क्योंकि जो ब्लड है उसमें आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उसके कंपोजिशन के अंतर्गत ही आता है। तो ये कंपोजिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से इस क्लास को ज्वाइन करिएगा एंड यहाँ से 100% 5 नंबर का सवाल कंफर्म मान लीजिए आपके इस टॉपिक से। आपको कई बार ऐसा होता है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, अच्छे से लिखो, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। या तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्लड प्लाज्मा के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो, कई बार आरबीसी के बारे में, कई बार डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो कई बार प्लेटलेट्स के बारे में, और कई बार मिला के आ जाता है। तो आना सवाल तय है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में थोड़ा सा आप पहचानिए क्या कहाँ क्या है, उसके बाद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का घटक, तो ये आपके ब्लड वेसल्स को दिखाया जा रहा है। ये जो आपको पाइप दिख रही है ये रक्तवाहिनी है। रक्तवाहिनी मतलब क्या? ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड का पाइप है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके अंदर जो ये लिक्विड वाला पार्ट दिख रहा है, लिक्विड वाला पार्ट प्लाज्मा होता है। ब्लड को लिक्विडिटी देने का काम, लिक्विड है ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। देखो, ब्लड के अंदर जो तरल का हिस्सा है, तरल हिस्सा है, वो प्लाज्मा है। कितना होता है? तो ब्लड का, प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% हिस्सा होता है, याद रख लीजिएगा। प्लाज्मा ऐसे भी लिक्विड है, यानी पचपच करता है। लिक्विड क्या पचपच करता है, यानी 55, पचपच करता है यानी 55% है। एंड आपको और भी कुछ कुछ अब जो सॉलिड पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये दिख रहा होगा एरिथ्रोसाइट, देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, आरबीसी, तो ये सारे जो एक जैसा दिख रहा है ये सब आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी है, ठीक है, इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। फिर आपका ये जो दिख रहा है आपका प्लेटलेट्स है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, राइट। और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेओसोफिल, इओसिनोफिल, ये सब अपने आप में एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स होता है, वही पांचों टाइप लिखा हुआ है, देखो, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये पांचों टाइप का डब्ल्यूबीसी। यानी ब्लड वेसल्स में आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है, यहाँ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इतना ही चीज तो होता है। अब चलो इसको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से पढ़ो कि ब्लड में क्या क्या होता है, देन आगे क्लियर करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की मैं बात करूं तो ब्लड में आपका होल ब्लड कितना होता है? तकरीबन 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर, आप जो भी बोल दो सब सही है, ठीक है। 4 से 5 लीटर के लमसम में होता है, तो 5 to 6 लीटर भी आप बोल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो भाई, पिछले क्लास में हमने कितना पढ़ाया था वो भी देख लेता, हाँ 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर। एक्चुअली बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, बॉडी वेट का टोटल 8% ब्लड होता है। अब ब्लड का मेन दो हिस्सा है, एक तो है प्लाज्मा, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है, यानी ब्लड को जो फ्लूइडिटी देने का काम करता है, लिक्विड पार्ट, वो क्या है? प्लाज्मा है। और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स सॉलिड पार्ट है, ठोस है। अब देखो, ये आपका प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 55% हिस्सा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होता है वो 45% होता है। 45% मतलब समझ रहे हो? हाँ, ये 55 पूरे ब्लड को 100% मान लिया, तो उसमें से 55%, आधा से 5% ज़्यादा ये प्लाज्मा, एंड आधा से 5% कम 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, कि ब्लड के जो कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में आप लोग समझ रहे हो कि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो प्लाज्मा भी लिक्विड इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें पानी है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो वाटर कंटेंट कितना होता है? तो 90 से 92%, 90 to 92% क्या होता है प्लाज्मा में? वाटर, यानी जल होता है। उसके बाद कुछ मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, है ना, कुछ मात्रा में कितना होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के,
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, राइट। ये 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तीनों का क्या फंक्शन है आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्लाज्मा में मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा पानी होता है 90 से 92%, फिर कुछ मात्रा में 4 से 5% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, 5 से 6% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एंड उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, तो कुछ गैसेज होते हैं। ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में मुख्य तौर पर क्या होता है, रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की मैं बात करूं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, टोटल 45% है। 3 टाइप्स में सबसे पहला है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स भी 2 टाइप के, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। देखो भाई, डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था टोटल 5 प्रकार के होते हैं, उस 5 प्रकार को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक होता है जो ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट मतलब है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स, दाना जैसा ग्रेन्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा, राइट। तो अच्छा, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा उसको फील कर सकते हैं हम, यस। तो उसके नाम के आगे फिल्स लगा होता है, देखो, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। कभी भूलना मत कौन सा इसमें से ग्रेनुलोसाइट है, इस तरीके से सवाल आते हैं तो ऐसे सोचना, ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स होता है, और ग्रेन्यूल्स को हम छुएंगे तो फील हो सकता है क्योंकि दानेदार जैसा संरचना होता है, तो इसलिए उसके लास्ट में फिल्स लगा होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है ना, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसलिए तो नाम है एक ग्रेनुलोसाइट, इसलिए इसमें फिल्स नहीं लगा होता है। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, राइट। तो इस तरीके से आपके डब्ल्यूबीसी के टाइप हो गए। अब देखो 1 बाय 1 पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले प्लाज्मा से शुरू करते हैं। तो प्लाज्मा अगर हम पूरे ब्लड में देखें तो कितना परसेंट होता है, तो अगर मैं इस इमेज को जूम करके दिखाऊं तो एक ब्लड को अगर कलेक्ट किया गया है सैंपल में, तो पूरे ब्लड में सबसे ऊपर, क्योंकि कम डेंसिटी होती है तो सबसे ऊपर छतना जाता है 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद सबसे नीचे जो गाढ़ा होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी, और बीच में थोड़ा बहुत ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कोड बनता है। ये तो डायग्राम है, रियल इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखो रियल इमेज है, ये देखो रियल इमेज है, रियल ब्लड सैंपल है। अगर ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखता है ना। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करोगे तो ऐसा ही दिखेगा, नीचे बैठ जाएगा तो वो रेड ब्लड सेल हो जाएगा, ऊपर हल्का पीला रंग का चीज है तो वो प्लाज्मा हो जाएगा, एंड इसके अंदर जो बीच में हल्का व्हाइट पोर्शन है उसको बफी कोट कह रहे हो, वो बफी कोट आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो चलो अब पहले हम लोग, सबसे ज़्यादा ब्लड में प्लाज्मा ही होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड में क्या कौन सा हिस्सा होता है, प्लाज्मा, क्योंकि 55% हिस्सा आपका प्लाज्मा कवर करता है, ठीक है। हाँ, तो प्लाज्मा क्या होता है, देखो, प्लाज्मा इज द येलोइस लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। येलोइस मतलब हल्का पीला, पीला रंग का लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, यानी लिक्विड पार्ट है, दैट कंट्रीब्यूट्स 55% टोटल ऑफ ब्लड्स टोटल वॉल्यूम, यानी ब्लड का टोटल वॉल्यूम का 55% हिस्सा प्लाज्मा है, 55% हिस्सा प्लाज्मा है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो येलोइस लिक्विड कंपोनेंट होता है। येलोइस मतलब पीला रंग, लिक्विड कंपोनेंट यानी ब्लड का लिक्विड वाला हिस्सा होता है। प्लाज्मा इज नेसेसरी टू हेल्प बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। यानी प्लाज्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को इंजरी हो गई, चोट लग गई तो वापस से हील करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स के बंटवारे के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, और इन्फेक्शन से बचने के लिए। वाइल मूविंग थ्रू आउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जिस तरह से प्लाज्मा मूव करता है, तो उसमें सीरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फाइब्रिनोजेन। अच्छा, प्लाज्मा में एक क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। तो देख लेना, जब भी जांच किया जाता है तो प्लाज्मा से जांच नहीं किया जाता है, सीरम से जांच किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में है क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन, तो वो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट कर जाएगा, प्लाज्मा क्लॉट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि प्लाज्मा में से उसका एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर देते हैं। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिन, तो जो बचता है वो सीरम कहलाता है।
तो मतलब प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, मैंने बताया था ना प्रोटीन होते हैं, ये प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉट कराने के लिए हेल्पफुल है। तो अगर हम फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर देंगे, जो बचा हुआ है हिस्सा वो सीरम है, तो जब भी जांच होता है तो सीरम के हेल्प से होता है, क्योंकि सीधा ब्लड रखेंगे तो क्लॉट कर जाएगा। तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इंजरी से रिकवर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। सीरम, सीरम क्या होता है? तो सीरम होता है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, यानी क्लॉटिंग फैक्टर को, तो सीरम होगा। इन एडिशन इट हैज 90 to 92%, 90 से 92% वाटर होता है ना, एंड हैज द फॉलोइंग केमिकल्स डिजॉल्व इन इट, एंड इसके अंदर 90 से 92% वाटर है, एंड इसमें कुछ कुछ से केमिकल डिजॉल्व हैं। जैसे ये देखो, हिस्सा आपका ब्लड का हिस्सा है, प्लाज्मा है ये वाला हिस्सा, नीचे आरबीसी है एंड बफी कोट है बीच में। तो ये अमीनो एसिड्स, अब इसमें अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि आपके ब्लड प्लाज्मा में अमीनो एसिड पाया जाता है। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स, जो आपस में कंबाइन करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हैंस दे आर रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन। यस, इसलिए प्रोटीन का बिल्डिंग कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दीज आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग, एंड ह्यूमन बींग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में अमीनो एसिड पाया जाता है। अब है प्लाज्मा में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त विकार पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म से कुछ नाइट्रोजन वेस्ट निकलते हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। दीज आर फॉर्म्ड इन द लीवर, ये लीवर में बनते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, है ना। ये सब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बनता है लीवर में है, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो वो बना लेता है साइड करके, एंड उसके बाद उसको किडनी तक भेज देता है, एंड फिर ब्लड के द्वारा एक्सक्रीशन हो जाता है। जब ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें यूरिन के द्वारा वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर ब्लड में, प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो कह रहा है वंस फूड इज डाइजेस्टेड, जब कोई भी खाना एक बार पच गया तो इट ट्रांसफर्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स, वो कन्वर्ट हो जाता है एकदम सिंगल यूनिट मोनोसेक्राइड्स में। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में टूट के चला जाएगा? मोनोसेक्राइड्स में। अगर प्रोटीन है तो वो किस में टूट जाएगा? अमीनो एसिड्स में। अगर फैट है तो वो किस में टूट जाएगा? फैटी एसिड में। यानी सबका एकदम सिंगल यूनिट, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, विच द बॉडी नीड्स फॉर हीट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, मटेरियल क्रिएशन, रिपेयर, जिसका इस्तेमाल बॉडी हमारा हीट प्रोडक्शन, एनर्जी के बनाने के लिए, और मटेरियल क्रिएशन और रिपेयरमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। अब है प्लाज्मा के अंदर कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, प्लाज्मा के अंदर कुछ मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं। अ हार्मोन वाज दस डिफाइंड एज अ कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन सेकेंडरी टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टारगेट टिश्यूज वेयर दे इंड्यूस फंक्शनल चेंजेज, जो कुछ फंक्शनल चेंजेस इंड्यूस करें। ठीक है, हाँ। मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि 4 से 6% पाया जाता है, 4 से 6%। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स के, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट हेल्प मेंटेन द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एट अबाउट 25 mmHg, इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें वो एक कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है 25 mmHg का। अब इसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो कि किसके द्वारा बनता है? तो लीवर के द्वारा बनता है। ठीक है ना, हाँ। एल्ब्यूमिन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड हेल्प्स कीप फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट द ब्लड वेसल्स इनटू द अदर टिश्यूज। यानी कि जो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ये प्रेजेंट होता है आपके बॉडी में, बनाता कौन है? लीवर बनाता है। एंड ये जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो आपके बॉडी से, है ना, कीप फ्लूइड लीकिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से जो क्या कहते हैं फ्लूइड है उसको लीक आउट करते रहता है। ठीक है, हाँ। अब है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन इज अ प्रोटीन, है ना। ये क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, ये एक प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोटीन हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय हेल्पिंग ब्लड क्लॉट टू फॉर्म, ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होता है। यानी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो कि लीवर द्वारा बनाया जाता है। ये प्रोटीन
स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। किसको स्टॉप करता है? तो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है ना। हाँ, अब है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स in blood that are made in liver by immune system. Globulins play an important role in the liver function, blood clotting and fighting infection में हेल्पफुल होता है। यानी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को, ठीक है। इसलिए एल्ब्यूमिन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड हेल्प्स कीप फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट, और उससे फ्लूइड लीक आउट होता रहता है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग के तरह काम करता है। बनता कहाँ पे? लीवर के द्वारा बनाया जाता है, क्लॉटिंग के लिए काम आता है। ग्लोबुलिन आपको डिफेंस करने का काम आता है। ग्लोबुलिन आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट डिफेंस प्रोटीन्स इन ब्लड दैट आर मेड इन लीवर बाय इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम के द्वारा ये चलता है। ग्लोबुलिन आपके बॉडी के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसमें प्लाज्मा में थोड़ा बहुत मात्रा में गैसेस पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इन बॉडी थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन के। तो यहाँ था आपका प्लाज्मा। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, समझना बात को। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब मैं थोड़ा चैट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग जवाब देना। प्लाज्मा मैं पढ़ा चुका हूँ तो उसका जवाब मेरे को चाहिए, राइट। हाँ, चलो भाई, सब लोग बताओ ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट क्या कहलाता है? सब लोग बताइए भैया, ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो ब्लड का तरल हिस्सा क्या है? प्लाज्मा है। यस, सुनो, ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। अच्छा, प्लाज्मा कितने प्रतिशत होते हैं? कितना प्रतिशत होता है? तो 55% होता है, 55। अच्छा, 55 होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। तो इसका कलर कैसा होता है? तो ये येलोइश लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, येलोइश होता है। अच्छा, सीरम क्या होता है? सीरम, तो सीरम ऐसे होते हैं जिसमें से प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको सीरम कहते हैं। सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। यानी प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा वो सीरम। एंड इन एडिशन 90 से 92% वाटर दैट हैज़ द फॉलोइंग केमिकल डिजॉल्व इन इट, है ना। इसमें लगभग 90 से 92% वाटर होता है, जिसमें कि अलग अलग केमिकल्स डिजॉल्व हैं। प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होते हैं? 90 से 92%। कितना होता है टोटल? 55% हिस्सा होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है। हाँ, अब इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, है ना। एंड फिर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड। ये सब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, और इसको रिमूव कर दिया जाता है किडनी के द्वारा और ब्लड के द्वारा फॉर एक्सक्रीशन। अब है क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंबाइन के फॉर्म में पाया जाता है ना, टू फॉर्म प्रोटीन्स, एंड हेंस दे आर रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। दे आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एंड क्या कहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी इसको बना दिया गया, ठीक है। चलो, अब है न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप का होता है बताओ? प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप का, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन। सबसे ज़्यादा एबंडेंट एल्ब्यूमिन, यह ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजेन इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है। ग्लोबुलिन आपका फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होता है। ये देखो, ये आपका एल्ब्यूमिन, ये आपका क्या है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, है ना, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। प्रोटीन हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, क्लॉट बनाने का काम करता है। ग्लोबुलिन आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड्स दैट आर मेड इन लीवर बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के द्वारा बनता है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 25 mm ऑफ Hg क्या है? तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी प्लाज्मा के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के द्वारा, इतना होना चाहिए। अब चलो बात करते हैं आरबीसीज का। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? सब लोग बताओ, है ना। चौहान जी कह रहे सर जो पढ़ा रहे हैं वही सेम बुक में है। अरे मेरे दोस्त, बुक मैंने ही लिखा है, ये बुक मेरे द्वारा बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है भाई,
जो पढ़ा रहे हैं वही रहेगा कंटेंट। पानी दे देना। चलिए, तो आरबीसीज यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की मैं बात करता हूं। अच्छा, आरबीसी का रंग रेड ब्लड सेल है ना, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? कि उधर कहने रखे जाए, छोड़ दें, इधर रखल करें। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। चलो, पानी यहीं रखा होता गाइस, लेकिन टेबल के उस साइड रखा होता तो मेरे को पता नहीं चला, इसलिए मैंने आवाज दिया। हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। तो आरबीसी का जो रंग है यानी एरिथ्रोसाइट का रंग जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। चलो, मतलब ब्लड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है आपको, है ना। गुड। अच्छा, आप लोग बताना कि रेड ब्लड सेल की कलर लाल होते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। अच्छा, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? तो ब्लड का कलर भी लाल इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। समझ रहे हो बात को? हाँ। तो रेड ब्लड सेल आर बाइकॉनकेव इन शेप। याद रखना, आरबीसी का एक और नाम एरिथ्रोसाइट होता है। पहला पॉइंट ये तो याद रखना ही रखना है आपको, है ना। अच्छा सर, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है बता दीजिए। क्लॉटिंग फैक्टर वो जो ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करे, क्लॉट कराने में मदद करे। क्लॉट कराने में मदद करे मतलब जो रक्त को थक्का बनाए। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव इन शेप। अच्छा, बाइकॉनकेव इन शेप मतलब जानते हो क्या होता है? बाइकॉनकेव इन शेप का मतलब होता है जैसे आटा का छोटा गुलिया बनाओ और उंगली के बीच में रख के चाप दो, तो जैसा शेप बनेगा ना उसको बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। देखो इस इमेज में मैंने दिखाया था आरबीसी कैसा शेप का होता है। बाइकॉनकेव का मतलब है इधर भी चपटा इधर भी चपटा, ऐसा शेप होता है बाइकॉनकेव। यानी इधर भी चपटा है इधर भी चपटा है, दोनों तरफ चपटा है। मैंने बताया ना, आटा का गुलिया बना के उंगली के बीच में रख के चाप दो तो, है ना, ये होता है बाइकॉनकेव, राइट। हाँ, चलो अब क्या है। हाँ, जिसके पास ठाकुर की बुक है उनसे भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठाकुर से भी मैच करेगा चीजें। रेड ब्लड सेल्स आर, मैंने ठाकुर के हेल्प से ही चीजों को क्रिएट किया है। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉनकेव इन शेप, यानी बाइकॉनकेव इन शेप होता है। शेप में कैसा होता है? बाइकॉनकेव। दे हैव नो न्यूक्लियस इन दैम। जी हाँ, न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि ये भी एक प्रकार का सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस नहीं होता इसीलिए तो बीच से चिपटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस बीच में होता है तो फुला होता है, इसीलिए तो चिपटा हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी रेड पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। जी हाँ, रेड ब्लड सेल में लाल रंग का एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कराने के लिए, है ना। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कराने के लिए हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना। तो रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव इन शेप, यानी कि बाइकॉनकेव शेप का होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है लाल रंग का, जिसकी वजह से लाल रंग भी आता है, हीमोग्लोबिन नाम है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है पूरे बॉडी में। जी हाँ, जैसे ब्लड में पूरा ऑक्सीजन कैरी होता है ना, तो ब्लड में आरबीसी की वजह से और आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। द नॉर्मल काउंट रेंजेस फ्रॉम 4.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड 4.5 टू 5.5 मिलियन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4.5 से 5.5 मिलियन, आप याद रख लो, 6.5 भी सही है, कहीं कहीं पे 4.5 से 5.5 मिलियन भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी सही है। 4.5 से 5.5 या 6.5 मिलियन तक पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। देयर एवरेज लाइफ स्पान इज 120 डेज, यानी आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पान, एवरेज जीवन अवधि कितने दिन का है ना? 120 दिन का है। तो एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी जो कि बाइकॉनकेव शेप का है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एंड इसमें रेड रंग का पिगमेंट होता है। मैं हाईलाइट कर देता हूं मेन मेन पॉइंट, ये देखो,
ये बाइकॉन्केव शेप है, रेड पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। नॉर्मल रेंज जो होता है ब्लड में 4.5 से 5.5 मिलियन होता है। एवरेज लाइफ स्पान 120 दिन होता है। अच्छा, खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? एक बार मेरे को बताना, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया कहलाएगा। खून की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। एक बार कंपोजिशन में ध्यान से सुनना। देखो भाई, कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैं पढ़ा रहा हूं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, राइट। हाँ, इसमें जो मैं पूछूंगा वो बताना। सबसे पहले प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है बताओ? 55% होता है, 55%। वेरी गुड। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो 45% होता है। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब आ गया। अच्छा बताओ, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना है? आरबीसी कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड है ना, ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब आरबीसी का तो हो गया, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है रेंज? तो आरबीसी समझ रहे हो, 4.5 से 5.5 मिलियन। मिलियन, मिलियन मतलब होता है पता है? 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन मतलब कहते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 10 लाख सब्सक्राइबर टच होना। तो 10 लाख, समझ रहे हो बात को? हाँ, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 4.5 मिलियन यानी 45 लाख से 55 लाख आरबीसी पाया जाता है। वहीं डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000, 4K टू 11K, के का मतलब होता है 1,000, 4K टू 11K पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है। और प्लेटलेट्स की मैं नॉर्मल रेंज की मैं बात कर रहा हूं। प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख, 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड 1.5 लाख से 4.5 लाख पाया जाता है प्लेटलेट। अच्छा, प्लेटलेट कम कब होता है? तो डेंगू वाले पेशेंट में प्लेटलेट कम हो जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। ये चीजें आप लोगों को याद रह जाएगा। बताओ सब लोगों को कि किसका नॉर्मल रेंज कितना है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अच्छा, सीक्वेंस लिखना हो, है ना, बताओ भाई, है ना, सीक्वेंस लिखना हो कि सबसे ज्यादा क्या होता है? तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। उसके बाद क्या होता है? ब्लड में आरबीसी होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, क्योंकि ये लाखों में होता है ना, 4.5 बिलियन में, तो ये प्लेटलेट्स 4 लाख 5 लाख होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। अच्छा, 1 बाय 1 सबका काम बता दो, तो एक एक लाइन में मेरे को काम बता दो, यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। प्लाज्मा का वर्क बताओ। तो ब्लड को फ्लूइडिटी देना, ब्लड को फ्लूइडिटी देने का काम प्लाज्मा करता है। आरबीसी का काम क्या? ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट बनाने में, क्लॉट फॉर्मेशन यानी ब्लड को क्लॉट करने में, रक्त को थक्का करने में। डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है? डिफेंसिव फंक्शन शो करता है, डिफेंसिव फंक्शन यानी डिफेंस प्रोवाइड करता है, सुरक्षा है ना, प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का पॉइंट। ये पॉइंट एक पेज और बताऊंगा कि अगर कोई चीज का लेवल बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा, घट जाए तो क्या कहलाएगा, इसलिए सुनना। मैं ऐड कर देता हूं नोट्स में, अभी लगे हाथों, ताकि आप लोगों को बहुत जरूरी है ये सब चीज पढ़ना। चलो भाई, अब है, अच्छा बताओ, अगर ब्लड का मात्रा कम हो जाता है तो क्या कहलाता है? अगर ब्लड का मात्रा कम हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो ब्लड का मात्रा अगर कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका? तो वो क्या कहलाता है? और ब्लड ज्यादा हो जाता है तो क्या कहलाता है? वो सब भी समझना होगा। लेकिन चलो अभी तो पहले ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं, उसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। हाँ, देखो भाई, ब्लड में, है ना, ब्लड में आरबीसी होता है। अभी आरबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। आरबीसी का लेवल, है ना, अगर आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी की कमी हो गई तो वो क्या कहलाता है?
वो क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है, एनीमिया। एनीमिया, इसी को हम लोग खून की कमी, एनीमिया यानी कि अगर आरबीसी की कमी हो गई यानी ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, आरबीसी की कमी हो गई यानी इसी में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर इसी को ब्लड की कमी, कुछ भी पूछ दे, ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, तो एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया पेशेंट जो होता है इसका लक्षण क्या होता है? तो लक्षण होता है फटीगनेस, हर समय थकावट, फटीगनेस, हर समय थकावट फील होता है, हर समय थकावट फील होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज, तो मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर, है ना? हाँ, फीमेल में 14 से 16, फीमेल में 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, है ना? ये याद रख लेना, मेल में और फीमेल में, फीमेल में, ठीक है, फीमेल में 14 से 16, लेकिन अगर कम हो जाएगा इससे तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आरबीसी अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या कहलाता है? आरबीसी का लेवल बढ़ जाए तब क्या कहलाता है? तब वो कंडीशन पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया। तो आरबीसी का लेवल घट जाए तो एनीमिया, आरबीसी बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। नहीं नहीं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तब ब्लड कैंसर होता है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? ये मेल में 12 से 14 नहीं होता है, फीमेल में 12 से 14 होता है, फीमेल में 12 से 14 होता है ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में 14 से 16, मेल में 14 से 16 होता है ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यानी मेल में ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन, फीमेल में कम होता है, राइट? हाँ, मिस्टेक हो गया था। पॉलीसाइथीमिया, तो इसको भी आप नोट्स में ऐड कर लेना, मैं कर ही देता हूं लगे हाथ तो। चलो भाई, तो अब बताओ भाई, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये आरबीसी के बारे में पढ़ लिए। अब देखो क्या लिख रहा है यहाँ, अब यहाँ देखो क्या लिख रहा है, इन एडल्ट, इन एडल्ट, एडल्ट में दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होता है? तो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, लंबी लंबी हड्डी, तो लंबी लंबी हड्डी का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये आरबीएम होता है, रेड बोन मैरो, यहीं पर आरबीसी बनता है। ये देखो यहाँ रेड बोन मैरो होता है ना, आरबीएम इसको कहते हैं, यहीं पर आपका आरबीसी का निर्माण होता है, लंबी लंबी हड्डियों में, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। जबकि चिल्ड्रंस में अप टू 5 ईयर्स तक, 5 साल तक के बच्चों तक ये प्रोड्यूस बाय बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, हर बोन के बोन मैरो में बनता है छोटे बच्चों में। एंड जो फीटस होते हैं, फीटस होता है भ्रूण, यानी माँ के गर्भ में होता है, तो रेड ब्लड सेल बनता है लीवर और स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो आरबीसी बनता है लीवर और स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में, जबकि एडल्ट में रेड बोन मैरो में, और छोटे बच्चों में हर सेल, हर बोन के रेड बोन मैरो में, ठीक है। और एडल्ट में सिर्फ लॉन्ग बोन्स के रेड बोन मैरो में। एंड एक सवाल और आता है कि बताओ भाई, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी जब डेड हो जाता है तो वो कहाँ जमा होता है? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन, ठीक है। हाँ, फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक भी इसी को कहा जाता है, इसमें खून जाके जमा हो जाता है, ब्लड बैंक भी इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या हैं? तो रेड ब्लड सेल्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यूज तक, एज वेल एज थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैलाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो, आरबीसी क्लियर हो गया तो कमेंट में एक बार दिल बनाना। चलो, आप लोग भी गर्म पानी पिया कीजिएगा, ठीक है। अगर आरबीसी हो गया क्लियर तो बताना यस, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इवन थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी करता है, हो गया। अब चलो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी किसको कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या एक और नाम है? ल्यूकोसाइट्स। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 4000 से 11000 पर ml ऑफ ब्लड,
पर ml ऑफ ब्लड, है ना, याद रखना कितना, 4000 से 11000, वो कितना था, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, वो ज़्यादा था। वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं, वो लाल रंग का था, ये कलरलेस होता है। मच लार्जर देन रेड ब्लड सेल, साइज में उससे बड़ा होता है। एंड इसका नॉर्मल रेंज अराउंड 4.5 से 11,000 होता है। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन येलो बोन मैरो में। रेड बोन मैरो बीच में पाया जा, यहाँ साइड साइड पाए, ये देखो रेड बोन मैरो है, ये आरबीएम है, और बीच में जो हिस्सा पाया जाता है इसको येलो बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पर आपका डब्ल्यूबीसी बनता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बनता है, ठीक है। हाँ, इन 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 इन्फेक्शन देयर लेवल इंक्रीजेज, यानी अगर आपको कोई इन्फेक्शन होगा तो आपके सीबीसी रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, डब्ल्यूबीसी का, है ना, लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। अब डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं, इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए उसके नाम के आगे फिल्स लगा होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना। और ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। देखो यहाँ पे इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ग्रेनुलोसाइट में आपके 3 टाइप्स आते हैं, कौन कौन से, है ना, बताओ भाई, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना, और क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, बताओ। आपके बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो जाए तो ये कहलाता है ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया, पीनिया वर्ड मतलब होता है कम होना, और यही डब्ल्यूबीसी का लेवल अगर बढ़ जाए तो ल्यूकीमिया कहलाता है, अगर बढ़ जाए तो ल्यूकीमिया कहलाता है। एंड ल्यूकीमिया इज द ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। यस, अगर यही 4000 से 11000 रिपोर्ट में अगर आपको न्यूट्रोफिल वगैरह का रिपोर्ट डब्ल्यूबीसी में 25,000 से प्लस दिखने लग जाए, 25,000 से प्लस, समझ जाओ कि ब्लड कैंसर का सिचुएशन है, ल्यूकीमिया है। हाँ, तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपीनिया, लेकिन डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो लीकीमिया, ब्लड कैंसर। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, तो डब्ल्यूबीसीज के कार्य होते हैं, इट हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट मतलब सेल इनगल्फ, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको निगल के खा जाता है। इट हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल होता है ना। शिखा जी बोल रही है ल्यूकोसाइटोसिस, हाँ ल्यूकोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। शिखा जी आप भी सही बोल रही हैं, ठीक है। हाँ, इट परफॉर्म एंटी हिस्टामिन फंक्शन, ये एंटी हिस्टामिन फंक्शन शो करता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो यही डब्ल्यूबीसी हमारा एंटीबॉडी बनाता है जिससे लड़ता है, उससे फाइट ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ए ग्रेनुलर, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर में भी आपका क्या लास्ट में फिल्स लगा रहेगा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अब इसमें से भी डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है ना, ठीक है। क्या कहते हैं, आपका क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स 60 to 70% होता है। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सा पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स, है ना। एबंडेंट डब्ल्यूबीसी, सबसे एबंडेंट, एबंडेंट मतलब अधिक मात्रा में, तो कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स याद रख लेना, ठीक है। अब है ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। तो अब देखो ए ग्रेनुलोसाइट में ये सब चीजें होती हैं इस तरीके से। एंड लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का होता है, टी सेल, बी सेल और एनके सेल, 3 टाइप का, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, इस तरीके से बटा होता है, ठीक है। अब देखो 1 by 1 बताया गया है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट ऐसे टाइप्स के डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे देखो छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स है ना, हाँ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंड द ग्रेन्यूल्स कंटेन प्रोटीन्स, और उस ग्रेन्यूल्स में प्रोटीन होते हैं। अब ये ग्रेनुलोसाइट के भी 3 टाइप हैं, कौन कौन से, लास्ट में फिल्स लगा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा मात्रा होता है, 60% डब्ल्यूबीसी का होता है। दे हैव न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लोब्स, इसमें न्यूक्लियस में 3 लोब होता है। देखो इसका न्यूक्लियस कैसा है, ऐसा न्यूक्लियस होता है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 3 से ज्यादा लोब भी हो सकता है, 3 से 4 लोब होता है। स्टेन विथ नेचुरल डाई, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस, ठीक है।
समझ रहे हो बात को? न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस कैसा होता है? तो 3 से 4 लोब्स वाला होता है ना? 3 से 4 लोब्स वाला न्यूट्रोफिल्स होता है। अब इओसिनोफिल्स में कैसे होते हैं? तो देखो न्यूट्रोफिल में 3 लोब वाला है ना, इओसिनोफिल में 2 लोब वाला हेडफोन शेप का इसमें न्यूक्लियस होता है। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे इओसिनोफिल लैब वगैरह में तो दिखेगा, इट हैज न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स स्टेन विथ एसिडिक डाई। जब इसको एसिडिक डाई से कलर करते हैं तब ये कलर होता है। एंड ये हिस्टामिन इन एलर्जिक एक्शन है ना, इफेक्ट्स हिस्टामिन इन एलर्जिक एक्शन, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है, बेसोफिल्स दे हैव न्यूक्लियस विथ इनडिस्टिंक्ट लोब, इसमें कोई फिक्स्ड शेप का लोब नहीं होता है, जैसा तैसा लोब होता है। स्टेन विथ बेसिक डाई, बेसिक डाई में ये कलर दिखता है। इट लिबरेट हिपैरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो यही बेसोफिल है जो हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको खुजली या फिर इचिंग वगैरह होता है, ठीक है। हिपैरिन और हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? तो बेसोफिल, ठीक है। हाँ, टू इंटेंसिफाई इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब एक ग्रेनुलोसाइट में आपका लिम्फोसाइट है एंड मोनोसाइट है। देखो, इट डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, इसलिए इसका नाम है ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ठीक है। चलो सुनो, इट हैविंग लार्जर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस बड़ा सा होता है। देखो इसमें न्यूक्लियस बड़ा सा है। एक बच्चा को नींद आ रहा है, काहे नींद आ रहा है जी? टीएलसी क्या होता है? टीएलसी अभी ध्यान से हट गया, मैं देख के बताऊंगा, ये सीबीसी रिपोर्ट में टीएलसी वगैरह होता है शायद। बहुत मजा आ रहा है, किसी को मजा आ रहा है? जिसको नींद आ रहा है जाओ भाई, आप जाके अभी गाना लगाइए, ऑर्केस्ट्रा का गाना लगाइए, मस्त है ना। समोसा बिना चटनी कैसे बनी, कैसे बनी, हाँ कैसे बनी, है ना। समोसा बिना चटनी कैसे बनी, नहीं कैसे चली, है ना। ठीक है। अच्छा लुलिया वाला, लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, अरे सुन लो ध्यान से। चलो, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, अभी तो लुलिया पढ़ाई मांगे ले भाई, लुलिया एलोवेरा मांगे ले, एलोवेरा की फैमिली, वेरी गुड। चलो, लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी, दे हैव लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होते हैं। एंड ये एंटीबॉडी में, एंटीबॉडी कौन बनाता है बताओ? एक सवाल बनता है, एक सवाल बनता है, बताओ भाई, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है, ये सवाल बनता है। एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट, 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 सवाल लिम्फोसाइट, ठीक है। हाँ, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी बनाता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में भी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। और आप लोग बताना, हिस्टामिन और हिपैरिन कौन रिलीज करता है? तो बेसोफिल्स। मोनोसाइट की मैं बात करूं तो मोनोसाइट क्या है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। किडनी शेप का इसका होता है, इसमें किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, इसमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होते हैं। एंड ये भी माइक्रोनियम को इंजेस्ट करता है, ठीक है। चलो, अब लास्ट है प्लेटलेट्स, थोड़ा सा है बस, उसके बाद क्वेश्चन करना। प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये देखो प्लेटलेट्स है, ठीक है। हाँ, प्लेटलेट्स, दे आर नॉट ओरिजिनली सेल, ये ओरिजिनली सेल नहीं होता है, ये बड़े बड़े सेल्स का टुकड़ा होता है। फ्रेगमेंट, दे आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल, बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं उनका टुकड़ा होता है ये, ठीक है। दे आर रैंडम शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, रैंडम शेप का होता है। साइज यूजुअली 2 से 4 माइक्रोन का होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ब्लड 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। एंड इसका लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज होता है, एक सप्ताह से प्लस होता है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ये ओरिजिनल सेल नहीं है, बड़े बड़े सेल का टुकड़ा होता है। फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट का? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त को थक्का करने में। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी रक्त को, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में। प्रिवेंट हेमरेज, हेमरेज मतलब होता है कहीं से भी ब्लड लॉस हो रहा है, लीक हो रहा है, तो उस लीक को कम करेगा क्लॉट बना के, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल हमने आज पढ़ लिया भाई आरबीसी, प्लाज्मा हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा अच्छे से पढ़े हैं, फिर आरबीसी पढ़े हैं, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़े हैं, फिर प्लेटलेट्स पढ़ लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन करने की बारी आती है, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ चलो,
ये सब बच्चा वाला चीज है, फिर भी आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो भाई सतीश जी आंसर करो, आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी एंड डिफेंस या हार्मोन प्रोडक्शन? तो WBC का मेन काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, इम्यूनिटी एंड डिफेंस है। इम्यूनिटी और डिफेंस प्रोवाइड करना। सारे बच्चे आंसर सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसका? RBC का काम है। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट का काम है, प्लेटलेट्स का काम है, राइट। हाँ, नेक्स्ट है, चलो, व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन? सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन? इसमें से सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? बताओ भाई। तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज द 60% हिस्सा पूरे प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। सबसे ज्यादा हिस्सा एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्पफुल होता है ना। ग्लोबुलिन आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, यानी ब्लड क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल का 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। जवाब दीजिए। ये सब क्वेश्चन में तो आप लोग आराम से जवाब देंगे भाई। एवरेज लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल 120 डेज, 120 दिन, 120 डेज। व्हाट इज द नॉर्मल WBC काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? नॉर्मल WBC का काउंट कितना होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? 1000 से 3000, 4000 से 11000, 15000 से 20000, 20000 से 25000। तो नॉर्मल होता है 4000 से 11000। विच WBC रिलीज हिस्टामिन एंड हिपेरिन? इसमें से कौन सा WBC रिलीज करता है हिस्टामिन और हिपेरिन? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल? तो याद रखना, हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है बेसोफिल। बेसोफिल, आंसर डी, बेसोफिल रिलीज करता है WBC का। जब भी किसी प्रकार का एलर्जी होता है तो उस समय बेसोफिल आपका हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है, जिससे वहां स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इचिंग होता है। एंड याद रखना, एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल? अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गई, सॉरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का मेन कार्य क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट? जवाब दो मेरे दोस्त। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? तो प्लेटलेट का मुख्य कार्य है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ RBC काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? RBC का काउंट पूछ रहा है, तो 1 से 2 मिलियन, 3 से 4 मिलियन नहीं, 4.5 से 6.5 मिलियन। वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना है? 1.5 लाख, ये कितना दिया हुआ है जी? 3, 1, 4, 1,50,000 से 4,50,000। हाँ, 1.5 लाख से 4.5 लाख है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 50,000 से ये सब नहीं होगा। चलो, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 1,50,000 से 4.5 लाख। चलो, तो फाइनली कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा दिया, फंक्शन ऑफ ब्लड पिछले क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आपको RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड के फंक्शन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड कमेंट में एक बार दिल बना देना अगर क्लास अच्छा लगा हो। आप लोग बताओ कैसा लगा क्लास। ओके, थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना है कि इस सैटरडे यानी अगला शनिवार, कल मैं क्लास लेने वाला हूं। ऐसे शनिवार को मेरी छुट्टी रहती है, लेकिन कल भी मैं शाम में 6:30 बजे क्लास लूंगा। एंड आप लोगों का टेस्ट जो है इस संडे को मेरा सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं होगा, हो सके तो आदित्य सर के सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, ठीक है। जैसा भी होगा मैं कल कंफर्म करूंगा टेस्ट को लेकर के, क्योंकि संडे को मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, थोड़ा घर जा रहा हूं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।